नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जी हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये एक मात्र स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। नॉर्मली होता ये है कि जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होती है। आप जितने भी कैलकुलेशन कर लीजिए, आप ढूंढ लीजिए, जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है वो किसी न किसी मंत्रालय के अधीन होगी, मंत्रालय से अटैच होगी। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है, ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी मंत्रालय के अंदर नहीं आती, किसी मंत्रालय से अटैच नहीं है। इट इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या शुरू से स्टैट्यूटरी बॉडी रही है? जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए क्या है, इसके पहले कि हम आगे बढ़े हम बताते चले। 1962-64 में संतनम कमेटी स्थापित की गई थी, संतनम कमेटी ऑन करप्शन। तो संतनम कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाए और उसके अनुसार 1964 में 1964 में एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की स्थापना की गई। कब? 1964 में। क्या नाम रखा गया? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, कोई एक्ट नहीं पास किया गया। 19 उसके बाद से 64 के बाद से 1988 में गवर्नमेंट ने ट्राई किया बिल को पुश करने के लिए, नहीं हो पाया। 1999 में, या ये कहें कि 1998 से ही जो वाजपेयी गवर्नमेंट थी उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया कि इसके लिए एक इनेक्टमेंट होना चाहिए, सो दैट ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी पावरफुल हो सके। और इसके लिए उन्होंने 1999 में कुछ इंस्टीट्यूशन के द्वारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक का आयोजन भी करवाया। परंतु सेंट्रल विजिलेंस कमीशन पास होते होते 2003 हो गया। 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 वाज पास्ड और 2003 से सितंबर 2003 से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी स्थापित हो गई। इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, चीफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, और 2 सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। मतलब 3 पर्सन्स उसमें ऊपर शीर्ष में होते हैं। ठीक है, इतना एक ओवरव्यू है। अब एक एक करके इसे प्रोविजन देख लेते हैं। सो जैसा कि आप देखेंगे, विजिलेंस मीन्स टू इंश्योर क्लीन एंड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है और जहां पे डिस्क्रिशनरी पावर होगी वहां पे उसके मिस यूटिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, पर्सनल बायस हो जाते हैं। तो उसको क्लीन रखने के लिए, टू इंश्योर क्लीन एंड प्रॉम्प्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टुवर्ड्स अचीविंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉय इन पार्टिकुलर एंड ऑर्गेनाइजेशन इन जनरल, as lack of vigilance leads to waste, losses and economic decline। ऐसा देखा गया है, हिस्ट्री गवाह है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, अगर वो आज के दिन में मजबूत हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर विजिलेंस, वहां पर जो करप्शन है उसको कंट्रोल कर लिया गया, या तो करप्शन है नहीं और नहीं तो करप्शन को कंट्रोल कर दिया गया। जहां जहां पर भी करप्शन आया वहां वहां के देश तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, लूट गए, खत्म हो गए। तो इसलिए इसको, ये वेस्टेज
लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन को कंट्रोल करने में ये काम आता है, राइट। The CVC was set up by the government in February 1964. कब गठित की गई? फरवरी 1964 में। क्यों? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन हेडेड बाय के संतनम जी। श्री के संतनम जी के कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे सीवीसी को 1964 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा स्थापित किया गया। इन 2003 the parliament enacted CVC Act conferring statutory status on the CVC। 2003 में पार्लियामेंट ने सीवीसी एक्ट को इनेक्ट किया और तब से सीवीसी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में फॉर्म हो गई, पावर मिल गया स्टैट्यूटरी बॉडी का। ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी है जो किसी मिनिस्ट्री से संबंधित नहीं है, किसी मिनिस्ट्री से कनेक्टेड नहीं है, किसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आती। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात नहीं की, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भी बात नहीं की है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी की बात कर रहे हैं। स्टैट्यूटरी बॉडी ऐसी है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनी मिनिस्ट्री। ये इसके पावर बताते हैं, कितना इनको पावर दिया गया है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रायर टू 2003 सीवीसी वाज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्यों? क्योंकि 1964 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इनको फॉर्म किया गया। सो प्रायर टू 2003 सीवीसी वाज जस्ट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी with effect from 11 September 2003, 11/9/2003. With effect from 11 September 2003, CVC is an independent statutory body. So ध्यान रखेंगे 11 सितंबर 2003 से गलत टाइप हो गया, CVC is an independent statutory body है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो कुछ और इसमें ऐड कर दिया गया है, आप इसको, मुझे लग रहा है कि ये सिमिलर ही है। Thus, originally the CVC was neither a constitutional body nor a statutory body. In 2003, Parliament enacted a law conferring statutory status on the CVC. So, ये इसके फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। It's apex vigilance institution, highest vigilance institution है, free of control from any executive authority, किसी के कंट्रोल में नहीं है, आजाद है, स्वतंत्र है। मॉनिटरिंग ऑल विजिलेंस एक्टिविटी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने मिनिस्ट्री हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, उनके अंडर जितने भी विजिलेंस एक्टिविटी है उनको ये मॉनिटर करते हैं। और क्या करते हैं? एडवाइजिंग वेरियस अथॉरिटीज इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग देयर विजिलेंस वर्क। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हों, उनमें प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू एंड रिफॉर्म से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जनरली उसमें विजिलेंस वर्क इन्वॉल्व होता है, उसमें विजिलेंस कमीशन का हेल्प लिया जाता है, राइट। उनके व्यूज लिए जाते हैं, कंसल्टेशन किए जाते हैं, कंसल्टेशन के बाद आगे बढ़ता है। सो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? CVC has 3 members, only 3 members, Central Vigilance Commissioner and 2 Vigilance Commissioner. So नाम क्या हुआ? एक CVC का ही सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए और 2 जो होते हैं वो विजिलेंस कमिश्नर हो गए। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कमिश्नर इज 2 + 1 3, टोटल 3 है। सो इसमें
अपेक्स में हाईएस्ट बॉडी में 3 मेंबर हैं, एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। तो एज इट इज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स सीवीसी मेंबर्स बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को भी अपॉइंट कर देंगे क्या? जी नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट कम्स आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द 3 मेंबर्स कमिटी। इसके लिए क्या क्या है? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं सीवीसी को, सीवीसी मेंबर्स को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर्स कमिटी। President appoints CVC members after the recommendation of 3 members committee। वो 3 members कौन कौन से होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। ये 3 होते हैं 3 मेंबर कमेटी में। ये 3 जो रिकमेंड करते हैं उन्हीं को प्रेसिडेंट महोदय सीवीसी मेंबर्स के रूप में अपॉइंट करते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस कितने होते हैं इनके? टर्म ऑफ ऑफिस जो है 4 इयर्स होते हैं। 4 इयर्स एज और इफ दे अटेंड 65 इयर्स। सो या तो 4 ईयर तक वो टर्म करेंगे और नहीं तो 65 ईयर तक, विच एवर इज अर्लियर। अगर 63 ईयर की एज में अपॉइंटमेंट किया जाता है तो ओनली 2 ईयर, क्योंकि 2 ईयर के बाद से 65 हो जाएंगे। अगर 64 ईयर की एज में किया जाता है ओनली 1 ईयर, क्योंकि 65 एज में रिटायर होना है। अगर 60 के एज में या 58 के एज में अगर उनको अपॉइंट किया जाता है तो 58 प्लस 4 62 ईयर में रिटायर होना पड़ेगा। सो आइदर 4 ईयर और 65 ईयर, आइदर 4 ईयर ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस और 65 ईयर्स अटेनिंग द एज विच एवर इज अर्लियर, उतने समय तक इनका टर्म ऑफ ऑफिस रहता है। एक पिक्यूलियर फीचर इनके साथ जुड़ा है, क्या? आफ्टर दे रिटायर they are not eligible for reappointment in any central government or state government agency। नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हायर ऑफिसियर्स होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट उनको कोई ना कोई अलग अलग से पोस्ट उनको दे दिया जाता है। जो सीवीसी में काम कर चुके हैं, जो सीवीसी के मेंबर्स हैं, पोस्ट रिटायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार के रीअपॉइंटमेंट का प्रश्न ही नहीं उठता। दे आर डिबार्ड फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट इन एनी सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज। क्यों? इसलिए कि उसके बाद वाले पोस्ट को पाने के लिए कहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ ये कुछ कंप्रोमाइज न कर जाए, अपने प्रेजेंट ड्यूटीज के साथ कुछ कंप्रोमाइज न कर जाए, इसलिए रिटायरमेंट के बाद नथिंग, कोई कंप्रोमाइज की सिचुएशन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इनका जो ज्यूरिडिक्शन क्या क्या है, तो इनका जो ज्यूरिडिक्शन है, ज्यूरिडिक्शन ऑफ सीवीसी क्या क्या, ये देखते हैं किसको किसको ये ट्रैक करते हैं। सो यूनियन गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। सो यूनियन गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ऑब्लिक ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज का अर्थ क्या होता है जी? क्या ये लोग भी नॉर्मल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो सीसीएस कंडक्ट है, सीसीएस कंडक्ट के द्वारा ये रेगुलेट होते हैं? नहीं होते हैं। जब हम सीसीएस रूल की चर्चा कर रहे थे तो उसमें मेंशन किया हुआ था कि ऑल इंडिया सर्विसेज वाले जो ऑफिसर्स हैं दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सीसीएस रूल्स। इनके लिए अलग से रूल होता है। तो ये ग्रुप ए ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज क्या होता है पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द ऑल इंडिया सर्विसेज कंप्राइजेस 3 सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया कॉमन टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट।
ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज में 3 सर्विसेज ही आती है, सिर्फ और सिर्फ 3 सर्विसेज आती हैं, जिनके ऑफिसर चाहे सेंट्रल में रहे चाहे स्टेट में रहे, दे आर गवर्न बाय द सेम रूल। क्या क्या आता है आप लोगों को मोस्टली पता है, विच इंक्लूड्स द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS। सिविल सर्विसेज के जो एक्सपीरियंट है उनको पता है, ये उनका फर्स्ट चॉइस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS। सो ऑल इंडिया सर्विसेज में नंबर 1 IAS, नंबर 2 द इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, एंड थर्ड IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS। सो ये 3 सर्विसेज जो होती हैं ये ऑल इंडिया सर्विसेज के AIS ऑल इंडिया सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं। सिर्फ 3 ही सर्विसेज जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर आती है, बाकी सब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट एम्प्लॉय होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। ठीक है, अब जितने सेंट्रल सिविल सर्वेंट होते हैं, इनके अलावा जितने होते हैं अदर देन दिस 3 सेंट्रल सिविल सर्वेंट होते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय CCS रूल्स। ठीक है, तो हम कहां पर थे, ग्रुप A ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, देन पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ स्केल 5 एंड अबव। पब्लिक सेक्टर बैंक में स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, स्केल 5 ऐसे चलते हैं। तो स्केल 5 एंड अबव जो होते हैं वो CBC के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, और RBI, नाबार्ड एंड SIDBI ऑफिसर्स इन ग्रेड D एंड अबव, इनमें ग्रेड चलता है, जो जूनियर होंगे वो A होंगे, फिर प्रमोट होंगे तो B ग्रेड होंगे, C ग्रेड होंगे, D ग्रेड होंगे, D ग्रेड से ऊपर चलने लगते हैं। ये हायरार्की है, कई बार हमें ये उल्टा प्रतीत होगा लेकिन ये उल्टा नहीं है, A से शुरू होता है, जैसे वो 1 2 3 4 5 चला पब्लिक सेक्टर बैंक का, PSB का, वैसे ही RBI, नाबार्ड, सिडकी का जो होता है ये ग्रुप D एंड अबव जो होते हैं हायर ऑफिसर्स होते हैं, दे आर अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ CBC। और क्या होते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ऑफिसर्स इन द पोजीशन ऑफ मैनेजर्स एंड अबव। जो GIC है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें भी शायद 3 कंपनी जाती हैं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऐसे करके 3 कंपनीज हैं। तो इन कंपनीज के जो ऑफिसर्स होते हैं जो मैनेजर एंड अबव होते हैं, दे आर विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफिसर्स हैविंग डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर डिविजनल में, जो SDM होते हैं, सीनियर डिविजनल मैनेजर, SDM एंड अबव जो होते हैं वो इनके ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। और ऑफिसर्स अबव 8700 जो 2007 का जो प्री 2007 6 पे कमीशन से पहले का जो था, उसमें 8700 का एक स्केल चलता था जो आज के डेट में पे लेवल 10 का है। सो पे लेवल 10 एंड अबव के जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब भी डायरेक्टली CBC के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। राइट, आपका चैनल SCKG स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसके अलावा क्या क्या होते हैं, उसके अलावा on a reference made by the Lokpal under proviso to subsection 1 of section 20 of Lokpal। कहने का मतलब कि CBC के डायरेक्ट ज्यूरिडिक्शन में वो लोग आ गए, उसके अतिरिक्त अगर लोकपाल एंड लोकायुक्त रेफर करते हैं CBC के पास, अगर CBC के पास लोकपाल लोकायुक्त रेफर करते हैं वो उनके ज्यूरिडिक्शन में आ जाएगा, उसका वो इंक्वायरी करेंगे। मेंबर्स ऑफ ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अगर लोकपाल, जनरली ग्रुप A मेंबर्स ही ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त अगर रिकमेंड करें
कि ये नहीं है पार्टिकुलर केस हैज टू बी हैंडल्ड बाय सीबीसी, तो चाहे ग्रुप बी के हो, ग्रुप सी के हो, ग्रुप डी के हो, ये भी सीबीसी के कंट्रोल में आएंगे। कब आएंगे? जब लोकपाल लोकायुक्त जो है रिकमेंड करे तब, अदरवाइज ये सीबीसी के डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते। ठीक है, तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज गवर्नड बाय सीसीएस। अब इनके अलावा अब प्रश्न ये उठता है कि बी सी डी, डी तो अब रहा नहीं, सो बी सी जो जितने हैं ये तो आते नहीं है सीबीसी के ज्यूरिसडिक्शन में, तो फिर अगर इनका कुछ विजिलेंस एंगल है, इनका कुछ विजिलेंस पॉइंट है, तो उसकी देखभाल कौन करता है, किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है? तो ये समझ लीजिए कि जो सेंट्रल सिविल सर्वेंट होते हैं दे आर गवर्न्ड बाय सीसीएस रूल्स, और जितने लोग सीसीएस रूल से गवर्न है उनके लिए उनके डिपार्टमेंट में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी मिनिस्ट्री में चीफ विजिलेंस ऑफिसर का पोस्ट होता है। जी हाँ, हर डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट के ऊपर टॉप में उनके पास चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। ईएसआईसी में भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर होंगे, ईपीएफओ में भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर होंगे, होम मिनिस्ट्री में भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर होंगे, रेलवे मिनिस्ट्री में भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर होंगे, पोस्टल एंड टेलीग्राम में भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर होंगे। एवरी मिनिस्ट्री, एवरी डिपार्टमेंट में एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर होते हैं। ठीक है, उनके डायरेक्ट सुपरविजन में ये सीसीएस कंडक्ट वाले सब आते हैं। ठीक है, तो यहां पर भ्रष्टाचार का मैं एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, शायद ही कहीं आपको यह फॉर्मूला मिले। भ्रष्टाचार का फॉर्मूला यह है कि एकाधिकार प्लस विवेकाधिकार माइनस जवाबदेही इज इक्वल टू भ्रष्टाचार। समझाता हूं, कोई ऐसा पोस्ट जिसका डिसीजन सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में हो, मेरे अलावा दूसरा कोई उस डिसीजन को ले नहीं सकता, विच इज बेनिफिशियल टू समबडी। जैसे मैं किसी एरिया का मैं ब्रांच मैनेजर हूं, तो ब्रांच का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, तो उस ज्यूरिसडिक्शन में जो कुछ भी बेनिफिशियल एक्टिविटीज होने वाली है उनका एकाधिकार मेरे पास है। मैं करूं हाँ तो हाँ, मैं करूं ना तो ना, तो ये एकाधिकार मेरे पास, मेरे सिवाय दूसरा कोई इसे कर नहीं सकता है। एकाधिकार का मतलब ये होता है कि जो पावर होना चाहिए वो बेनिफिट डिसेमिनेट करने के लिए, दैट पावर रेस्ट विद मी एंड ओनली मी। तो पहला चीज तो ये हो गया कि एकाधिकार हो गया। जैसे एकाधिकार होते ही आदमी जो है धीरे धीरे उसमें डाइवर्शन आने लगते हैं, प्रोबेबिलिटी है। प्लस विवेकाधिकार मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है, मेरे पास विवेकाधिकार है कि मैं अपने विवेक का यूज करके इस क्लेम को मैं सही ठहरा सकूं और इस क्लेम को गलत ठहरा सकूं। वैसे जितने भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं मशीन से तो चलते नहीं है, चलते तो मनुष्य से ही है, और इसलिए डिस्क्रिशनरी पावर की आवश्यकता तो पड़ती है। बिना डिस्क्रिशनरी पावर के ऑफिस चल भी नहीं सकता है, तो एक लिमिटेड लेवल तक डिस्क्रिशनरी पावर तो चाहिए ही। लेकिन जब एकाधिकार के साथ विवेकाधिकार भी आ जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं रहे, जवाबदेही किसी के प्रति कुछ भी नहीं रहे, मुझे जो करना है मैं करूंगा, आप जिससे कहना है उसे कह लो, ये होता है कि जवाबदेही फ्री, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये होता है जवाबदेही फ्री। मेरा मन करेगा तो करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करेगा तो नहीं करूंगा, ये होता है जवाबदेही फ्री। मेरा मन करे तो 1 हफ्ते में करूं, मेरा मन करे तो 1 महीने में करूं, मेरा मन करे ना करूं, ये होता है जवाबदेही फ्री। तो जब भी एक अधिकार के साथ विवेकाधिकार हो और जवाबदेही के नाम की कोई चीज नहीं हो, लगभग भ्रष्टाचार होना तय है, लगभग भ्रष्टाचार होना तय है। होना ये चाहिए कि अगर हम ब्रांच मैनेजर हैं तो मुझे ये पावर दिया गया है कि मैं लोगों का भला कर सकूं। पावर किस लिए है? अपने आप को पावरफुल करने के लिए नहीं है, पावर है टू डिस्चार्ज द गिवन सर्विसेज, टू रेंडर द सर्विसेज रिक्वायर्ड। विवेकाधिकार, हाँ विवेकाधिकार तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्लेम राइट है और रॉन्ग है,
एलिजिबल है कि नॉट एलिजिबल है, इसके प्रति तो हमें सोचना ही चाहिए कि सही चीज को ही हम पुश करें और जो गलत चीज है उसे पुश ना करें। तो इसलिए विवेकाधिकार की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, जवाबदेही जरूर होनी चाहिए। मुझे इसको 3 दिन में पे करना चाहिए, मुझे इसके 7 डेज में ही सॉल्व कर लेना चाहिए, मुझे 1 मंथ के भीतर इसको पूरा कर लेना चाहिए। और इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए डेली शेड्यूल शीट ROSRO में भेजना है, 15 दिन में, 1 महीने में मंथली रिपोर्ट भेजना है और उसमें दिखाना है कि इतने थे, इसमें से ये इतने टाइमली पेमेंट हो गए और ये टाइमली नहीं हुए, इतने क्लेम क्लियर हो गए, इतने क्लेम पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। दैट इज कॉल्ड जवाबदेही। तो जवाबदेही है तो भ्रष्टाचार की संभावना कम है, राइट। The CVO's function can be broadly divided into 3 categories. CVO के 3 कैटेगरी फंक्शन होते हैं। एक तो प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव होते हैं, क्या क्या ऐसा करें जिससे ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी ही रूल आउट हो जाए। प्यूनिटिव होते हैं, अगर इससे काम नहीं चला और कहीं पे जरूरत पड़ गई तो उनको पनिश करने वाला भी उनके पास होता है। और सर्वेलेंस एंड डिटेक्शन होता है, पता करते रहना, सूंघते रहना, कहाँ पर क्या ऐसा खिचड़ी पक रहा है उसको चेक करना है, पता करना है और पता करके उनको प्रिवेंट हो सकता है तो प्रिवेंट करेंगे, नहीं तो प्यूनिटिव विजिलेंस करेंगे, राइट। पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरीज। सो सीवीसी के पास सीपीसी और सीआरपीसी दोनों के प्रोविजन के पावर हैं। सीआरपीसी में क्या क्या प्रोविजन है कोर्ट के पास, वो सारे पावर सीवीसी के पास है। कब क्यों कैसे आ गए, सीवीसी एक्ट 2003 ने इनको पावर दे दिया कि सीआरपीसी 73 में जो भी पावर है सेक्शन 81C एंड डी में जो पावर दिया गया है वो सारे पावर यहाँ पर आ जाएंगे। क्या क्या पावर हो गए, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस, जिसको बुलाना है उसको समन इशू करेंगे, उनको आना पड़ेगा, इसको समन कहते हैं। नहीं आए तो इन्फोर्सिंग अटेंडेंस, इन्फोर्सिंग अटेंडेंस मीन्स समन से नहीं आए तो अरेस्ट वारंट इशू करेंगे, उठा के लाएंगे, आना पड़ेगा। फॉर व्हाट, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ठीक है। इसलिए टू एग्जामिन हिम ऑन ओथ, उनका एविडेंस लेना है। एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, मतलब टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है तो पूरे इंडिया का हो रहा है, किसी भी पार्ट में हो उनको समन किया जा सकता है और उनको समन नहीं करने पर वारंट इशू करके अरेस्ट करके लाया जा सकता है। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, उनसे किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की पूछताछ की जा सकती है, उसको लिया जा सकता है। रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, एफिडेविट पे एविडेंस लेने का मतलब ये होता है कि अगर एफिडेविट में झूठ बोलते हैं तो उसकी सजा का अलग से प्रावधान है। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड क्या होता है, कुछ रिकॉर्ड हमारे पास होते हैं और कुछ रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होते हैं। तो जो गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होते हैं वो कोर्ट में भी हो सकते हैं और अदर देन कोर्ट एग्जीक्यूटिव एजेंसी के पास भी हो सकती है। फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, किसी भी कोर्ट या ऑफिस में हो सकता है, वहां से भी वो रिकॉर्ड मंगाया जा सकता है। इशूइंग कमीशन, कमीशन इशू कब होता है, जब बड़े बड़े लोग होते हैं जो कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, उनको उनसे पूछताछ करना आवश्यक है, तो कमीशन फॉर्म किया जाता है और वो कमीशन जो है, कमीशन के लोग जो है, कमीशन के मेंबर हैं, वो वहां तक जाते हैं और जा करके एग्जामिनेशन करके आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके अलावा और जो कुछ भी जरूरी चीज हो, जरूरी कार्य है, वो सब इस पावर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से इंक्वायरी करने के लिए जो सीवीसी है उसके पास क्रिमिनल कोर्ट के लगभग सारे पावर आ जाते हैं। और क्या है, कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें सेक्शन 195 है। 195 में क्या आता है, प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल ऑथोरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट जो है उनको पब्लिक जस्टिस रेंडर करते समय बाधा पहुंचाते हैं,
डिसरेस्पेक्ट करते हैं तो उसके लिए 195 लगता है। और चैप्टर 27 ऑफ द सीआरपीसी, इसमें क्या होता है, चैप्टर 27 में है प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कहीं भी बाधा पहुंचाएंगे, दिस चैप्टर विल बी अफेक्टेड। सो ये भी पावर इनके पास आ जाता है। फिर एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द कमीशन शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कमीशन के सामने जो कुछ भी प्रोसीडिंग होगी इट विल बी डीम्ड टू बी क्वाजी जुडिशियल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193। 193 क्या है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। 228 क्या है आईपीसी का, 228 है इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू पब्लिक सर्वेंट। सो किसी पब्लिक सर्वेंट को इंसल्ट नहीं कर सकते, जोर से चिल्ला नहीं सकते, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनको उनके काम में इंटरप्शन नहीं कर सकते। और 196 ऑफ आईपीसी में क्या है, यूजिंग एविडेंस नोन टू बी फॉल्स, जानबूझकर क्या ऐसा एविडेंस देना जो पता है कि ये गलत है। तो ये सब जो है इनहेरेंट पावर जो है स्टैट्यूटरी बॉडी बना करके सीवीसी को दे दिया गया। सो नाउ सीवीसी इज वन ऑफ द पावरफुल बॉडी इन द इंडिया। आजकल सीवीसी का नाम सुनते ही लोगों को समझ में आ जाता है इसका मीनिंग क्या होता है। मैंडेटरी कंसल्टेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार के रूल रेगुलेशन बनाने हैं विच इज रिलेटिंग टू अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन बनाने हैं उसमें इट इज मैंडेटरी टू कंसल्ट सेंट्रल, इट इज मैंडेटरी टू कंसल्ट सीवीसी, चाहे वो मैटर विजिलेंस के हो चाहे डिसिप्लिन के हो, वो इश्यूज जो है सीवीसी से कंसल्ट करके ही आपको आगे बढ़ाना है, ऐसा उनके सेक्शन 19 में मेंशन किया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ सीवीओ, ये सीवीओ डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है, सीवीसी नहीं। The chief vigilance officer in ministry department, whether full time or part time, will be appointed in consultation with CVC, and no person whose appointment as CVC is objected to by Central Vigilance Commission will be appointed. So हर डिपार्टमेंट में सीवीओ वही होंगे जो सीवीसी डिसाइड करेगी। अगर सीवीसी ऑब्जेक्शन करती है वैसे किसी भी व्यक्ति को सीवीओ नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, indirectly all departments, all ministries are controlled by, supervised by CVC। CVC का आदमी ये सीवीओ होता है और उसके द्वारा ये कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और क्या काम है सीवीसी का, सीवीसी का एक काम है विजिलेंस अवेयरनेस वीक को सेलिब्रेट करना। Commission has been observing Vigilance Awareness Week every year since year 2020 to 2000 वर्ष से 99 के बाद से 2000। So year 2000 से to spread awareness among against the corruption, Vigilance Awareness Week जो है शुरू किया गया है। ये कब मनाया जाता है, ये देश के यशस्वी प्रथम गृह मंत्री भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो बर्थ एनिवर्सरी आती है, उनका बर्थडे हम 31 अक्टूबर को मनाते हैं। तो जिस वीक में 31 अक्टूबर आएगा, जिस वीक में, वीक का मतलब मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू संडे, जिस वीक में 31 अक्टूबर आएगा वो उस पूरे वीक को विजिलेंस अवेयरनेस वीक के नाम से मनाया जाता है। For what? To spread awareness against corruption। ठीक है, आपका दूसरा चैनल SCKG 2.22, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।